लास्ट क्लास में हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पढ़े थे, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बेसिकली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पर ही आते हैं। तो सब लोग म्यूट करके रखिए अपना, है ना। जिसको बोलना होगा हैंड रेज करिएगा, ऐसे बीच में बोल सकते हैं अगर कुछ वैसा समझ में नहीं आया तो। अब देखिए, तो हम लोग वही बता रहे थे कि लास्ट क्लास में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे हम लोग। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दोनों जो क्राइटेरिया है उसको फिलफिल किया जा रहा है इस इक्वेशंस के द्वारा। ये सब कहलाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अगर आप लोग को याद हो, हम बताए थे कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या करता है कि किसी एक घटना को या किसी एक, जैसे मान लीजिए पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर कोई पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल को यदि एस फ्रेम में कोई बैठा हुआ आदमी, यहाँ पर मान लो ओ पर कोई आदमी बैठा हुआ, उसको एक्स वाई जेड जो दिखेगा, और यहाँ जो एक आदमी बैठा हुआ ओ डैश में, एस डैश मूव कर रहा, उस कंडीशन में दोनों का जो कोऑर्डिनेट्स आपस में कैसे रिलेटेड है, आपको इसको मेमोराइज कर लेना है। कैसे डिराइव, इसका डेरिवेशन वैसे आपको बताया नहीं, डेरिवेशन लंबा चौड़ा है और हम लोग के लिए डेरिवेशन मायने नहीं रखता। हाँ, इसका मीनिंग समझना है, इसके बेसिस पर हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन पढ़ेंगे। हाँ, बेसिकली ये समझना है कि देखिए एक्स डैश जो है वो एस डैश का कोऑर्डिनेट है, एक्स जो है वो एस का कोऑर्डिनेट है, भी जो है इस फ्रेम का वेलोसिटी है, और टी जो है एक पार्टिकुलर टाइम डिफरेंस है दोनों के बीच में। शुरू में दोनों क्या होता है, दोनों का दोनों फ्रेम कॉन्साइड किया रहता है, फिर क्या होता है कुछ समय बाद ये फ्रेम बढ़ते 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 कहाँ जाता है, एच डैश यहाँ चला आता है टी समय में। तो टी समय बाद एक्स एक्स प्राइम का ये रिलेशन है, वाई वाई प्राइम का ये रिलेशन है, इसको प्राइम पढ़ते हैं, जेड जेड डैश का ये रिलेशन है, और ये हमारा टी और टी प्राइम। ठीक है, इसी का इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज नहीं करना कि ये इनवर्स क्या होता है और ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। कोई खास अंतर दोनों में नहीं है। हाँ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का अंतर है। इसमें क्या है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मान लीजिए यहाँ पर है तो इसका ऑब्जर्वर इधर होगा। ऐसे ये जो है ओ के रिस्पेक्ट में बनता है, ये ओ देखता है कि एक्स डैश मेरे रिस्पेक्ट में एक्स के साथ कैसे रिलेटेड है, इसका ऑब्जर्वर यहाँ है। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि ऑब्जर्वर यहाँ होता है। ठीक है, तो ये बहुत मायने रखता है। न्यूमेरिकल्स हम लोग बेसिकली इसी पर बनाएंगे, है ना। इस पर इसका यूज करेंगे एक जगह डेरिवेशन में बस, तो इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। बाकी न्यूमेरिकल बनाना मेन हम लोग का टारगेट, क्योंकि एग्जाम पर्पज से वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब देखिए ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें आपको पता होगा गामा क्या है। जो लास्ट पहला क्लास कर रहे हैं वो पता होना चाहिए गामा क्या है। गामा को 1/√1 minus v square by c square। हाँ, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसमें सी जो है लाइट का वेलोसिटी होता है, और भी क्या होता है, जिस वेलोसिटी से ये फ्रेम मूव कर रहा होता है। जिसको आज नहीं समझ में आएगा पुराना वीडियो एक बार रिवाइज करते हुए देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हुआ। देखिए ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट क्या क्या हुआ, ये सारा चीज दिखने लगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और साइमल्टेनिटी, तीनों आप लोगों को पढ़ना है। इन दोनों को आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साइमल्टेनिटी अगर कवर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ये दोनों जो रिजल्ट है क्या है समझाते हैं। तब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, तब उसको न्यूमेरिकल करेंगे। एटलीस्ट दो न्यूमेरिकल इस पर करेंगे, दो न्यूमेरिकल इस पर करेंगे, और आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव समझेंगे। ठीक, तो एक मोटे तौर पर समझिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और ये होता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के चलते। ये लॉरेंस का ये जो डेरिवेशन था, अगर कहीं मौका मिलेगा तो डेरिवेशन का भी एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो उस बेसिस पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इसका मतलब क्या, पहले ये समझिए। इसका कहने का मतलब है कि यदि आपके पास एक फ्रेम है, इसको यहां समझ लीजिए ताकि हम लोग आगे डिराइव कर सके आराम से। मान लीजिए आपके पास एक फ्रेम है, एस फ्रेम है जो रेस्ट में है,
और एस डैश फ्रेम जो मूव कर रहा है, ठीक है, और मूव भी छोटा मोटा वेलोसिटीज नहीं, लाइट के आसपास का वेलोसिटीज चल रहा है। मतलब मान लो 0.8 सी, लगभग सी का 80%, इसका समझिएगा 0.8 सी मतलब सी का 80%, 0.5 सी मतलब सी का लगभग 50%, बस में लाइट के स्पीड का 80%, लाइट के स्पीड का 50%, ये इसका मतलब होता है। तो ये जो भी है लगभग वैसा ही है। अब मान लीजिए यहां पर कोई लेंथ है, मान लीजिए 2 रॉड है, एक यहां रखा हुआ और एक रॉड यहां रखा हुआ, दोनों के रॉड का लेंथ सेम है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। अब यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ध्यान समझिएगा इस बात को, और यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, दोनों का जरा सोच का अंतर देखिएगा, रिजल्ट का अंतर क्या होगा कि ये जो ऑब्जर्वर बोलेगा मेरा तो रॉड का लेंथ 1 मीटर है, लेकिन इसके रॉड का लेंथ 1 मीटर नहीं है, ये इसको हो सकता है 1 मीटर से कम दिखे, ठीक है, क्योंकि ये रॉड इसके साथ है और ये रॉड मूव कर रहा। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि जो मूव कर रहा रॉड होता है लाइट के स्पीड से, वो रेस्ट फ्रेम वाले को क्या दिखता है, छोटा दिखता है। इसको हम प्रूफ करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। अच्छा, ये ओ डैश के साथ क्या होगा, क्योंकि ओ डैश के साथ ये फ्रेम लगा हुआ, ये लेंथ लगा हुआ है, ये कहेगा नहीं मेरा लेंथ तो 1 मीटर का है, लेकिन ये लेंथ कुछ छोटा लग रहा है, क्योंकि ओ डैश के लिए ये मूविंग है, इधर भागेगा तो इसको लगेगा ना कि ये पीछे भाग रहा है, और ओ के लिए क्या ये मूविंग है, तो यही होता है, ये लेंथ छोटा दिखेगा ओ को और ये लेंथ ओ डैश को छोटा दिखेगा। ये मोटे तौर पर बता दिए, बाकी इसका डेरिवेशन देखिए। टाइम डायलेशन का मतलब क्या है, इसको फ्रेम में जरा समझ लेते हैं, फिर साइमल्टेनिटी का मतलब हम समझ लेंगे, लेकिन अभी नहीं समझेंगे, साइमल्टेनिटी हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट और बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में देखेंगे। देखिए एस और एस डैश फिर से 2 फ्रेम है, फिर से हमारा एस जो है एस डैश भी वेलोसिटी मूव कर रहा है, भी आपको फिर से बता दें ये लाइट के स्पीड के आसपास होगा, हो सकता है 3/4 टाइम्स सी हो, मतलब सी का मल्टीपल नहीं रहेगा, है ना, सी का जितना नजदीक चला जाए 80%, 40%, 30%, 20% उतना बेहतरीन, ठीक है। अब टाइम डायलेशन में क्या होता है, सपोज करिए यहां पर क्या होता है, इस पोजीशन पर अभी एक घटना घट रहा, क्या घटना घट रहा, यहां पर एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, सपोज करो ये बल्ब ऑन हुआ और फिर ऑफ हो गया, इस घटना को ओ डैश देखा और इस घटना को ओ भी देखा। अब ओ डैश क्या बोलेगा कि बॉल ऑन और ऑफ हुआ, मान लो ओ डैश बोलता है कि हमने देखा ये 2 सेकेंड का समय लगा, ध्यान देना, अगर ओ डैश कहता है कि हमने देखा कि बॉल ऑन हुआ और ऑफ हुआ 2 सेकेंड के अंदर, अब ये जो ओ है जिसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, मतलब आप समझिएगा इस बात को, पहले समझ लीजिए कि ये जो बल्ब है वो इस फ्रेम में फिक्स है, मतलब ये मूविंग फ्रेम में फिक्स है, ठीक है, ये मूविंग फ्रेम में फिक्स है। तो इसको क्या लगेगा, क्या ये इस बॉल को ऑफ और ऑन होना 2 ही सेकेंड देखेगा या ज्यादा देखेगा, फिलहाल आपको बता दें कि ये ज्यादा देखेगा। ये जो फ्रेम में आदमी है इसको नजर आएगा कि नहीं ये 3 सेकेंड में ऑन ऑफ हुआ। फ्रेम नहीं समझ में आ रहा, ऐसा समझिए, मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, यहां पर एक बॉल ऑन हुआ और ऑफ हुआ, यहां पर एक आदमी बैठा हुआ, इसको नजर आया कि ये सारा घटना 2 सेकेंड में हुआ। अब जो स्टेशन पर आदमी है, यहां पर स्टेशन पर जो आदमी है इसको क्या नजर आएगा कि ये घटना, अगर वो इस बल्ब को देख पा रहा है तो ये देखेगा ये घटना 3 सेकंड में, 3 सेकंड 4 सेकंड मतलब ज्यादा समय देखेगा। इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं कि मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, ट्रेन का स्पीड लाइट के आसपास होना चाहिए, मूविंग क्लॉक रन स्लो मतलब इसका घड़ी स्लो चलता है, क्योंकि मूव कर रहा है, ये फास्ट चलता है। वैसे यहाँ पर मूविंग रॉड डिक्रीजेज इन टाइम, मूविंग रॉड का लेंथ डिक्रीज कर जाता है। तो खैर अगर थोड़ा बहुत भी समझ पाए तो अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब इसका डेरिवेशन पर चलते हैं, ठीक है, चलिए साइमल्टेनिटी समझाएंगे, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ बोलिए।
सर ये जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन बताएं तो मतलब हाँ हाँ ठीक है, मतलब इसको समझ पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का थोड़ा सा फिजिक्स वाला कि कैसे आया, इसके पीछे का फिजिक्स वो आगे एक्सप्लेन करिएगा क्या? हाँ हाँ, अब इसका डिटेल में आ रहे हैं, अब इसके थैंक यू। डिटेलिंग में आ रहे हैं, ठीक है। आते हैं लोग, तो हम लोग बात करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे, बात करेंगे वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से। इसका बजाते हम प्रूफ दिखाएंगे, आप लोग बोले नहीं इसका प्रूफ दिखाते हैं, और हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। देखिए फिजिक्स में एक चीज आप लोग को हम समझा दे रहे हैं, फिजिक्स जो है वो थिंकिंग पर निर्भर करता है, सही बात है, आप उसको कई तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हम जो बेहतर मानते हैं फिजिक्स को समझना, मैथमेटिकली फिलहाल समझिए, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, ऑटोमेटिक आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर आप बोले सर इसके पीछे फिजिक्स क्या है, तो हम मैथ्स का फिजिक्स बताएंगे कैसे मैथमेटिकली आगे, लेकिन जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि फिजिक्स कहाँ है, ठीक है। तो फिलहाल समझिए मैथमेटिकली ये कैसे आया है, इसके पीछे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का रोल आपको हम समझाते हैं, कैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट किया और रिजल्ट डिराइव हो, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग। ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन ज्यादा जरूरी नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कॉन्सेप्ट और इस पर न्यूमेरिकल ज्यादा जरूरी है, जिसको हम जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ये आपका एस डैश फ्रेम है, फिर से आपका ये एस फ्रेम है, ये आपका वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका ऑब्जर्वर का नाम ओ है, इसका ऑब्जर्वर का नाम ओ डैश, ठीक है। सपोज करते हैं इस फ्रेम में एक लेंथ फिक्स है, इस फ्रेम में एक लेंथ फिक्स है, एक मोटा सा लेंथ हम बना रहे हैं, इस में एक लेंथ हमारा फिक्स है, एक रॉड है मान लो, हम रॉड का एग्जांपल ले रहे हैं, बाद में मटेरियल को हटा देंगे बीच से, जिसका कि एक कोऑर्डिनेट एस डैश को दिख रहा है x1 डैश, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो इसको दिख रहा है वो दिख रहा है x2 डैश। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि इसका लेंथ क्या, हम क्या करते हैं दो कोऑर्डिनेट घटाते हैं, अगर मान लो इसका लेंथ निकालना तो x2 में से x1 घटाएंगे, तो ये कहेगा कि x2 डैश माइनस x1 डैश, ठीक है। इसको हम लोग L0 से डिनोट करेंगे, जिस फ्रेम में लेंथ फिक्स है, रॉड फिक्स है, इसके साथ ये फिक्स है, यही मूव करेगा, उस लेंथ को हम लोग L0 से डिनोट करेंगे, और उस लेंथ को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर लेंथ बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर लेंथ। आप समझिएगा प्रॉपर लेंथ ही समझना जरूरी है, और साथ में इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जब आप इस फ्रेम से देखिएगा, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 तो नहीं, आप x1 के फॉर्म में दिखेगा, x2 के फॉर्म में दिखेगा, तो सपोज करो वो x2 माइनस x1 आएगा, इस फ्रेम से देखिएगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x हो सकता है कितना होगा, इस कोऑर्डिनेट x1 आएगा, इसका कोऑर्डिनेट x2 आएगा, तो x2 माइनस x1, ये जो लेंथ आएगा इसको हम L से डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर लेंथ, इम्प्रॉपर लेंथ बोलेंगे, या ध्यान दीजिएगा इसी को हम लोग मूविंग लेंथ बोलते हैं, आगे हम मूविंग लेंथ बार बार यूज करेंगे, मूविंग लेंथ, ठीक है, इसी को हम मूविंग लेंथ भी कहते हैं। अब देखिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जानते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, चलो हम लगाते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, x1 डैश इक्वल टू x1 माइनस VT बाय, एक मिनट, इंटू गामा, यही ना लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, x1 माइनस VT गामा, ठीक है। वैसे x2 क्या लिखेगा, x2 डैश इक्वल टू x2 माइनस VT गामा, और x का जो जनरल फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग नहीं ध्यान में देख लीजिए, यहाँ पर x का जनरल फॉर्मूला ये होता है x डैश इक्वल टू, देखो ये s डैश का कोऑर्डिनेट है, ये s का कोऑर्डिनेट है, और VT
किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में ये जो दूरी ट्रेवल किया, किस पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है। और यहाँ पर एक सवाल, 2-3 सवाल आएगा आपके मन में, बताते हैं क्या क्या आ सकता है। इसको फिलहाल ये गामा है, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। आप एक काम करिए, जो जो सवाल आने वाला हम सब बताएंगे आप लोगों को। x2 डैश माइनस x1 डैश करके एक स्टेप यहाँ जंप करेंगे। जब दोनों का घटाइएगा तो गामा तो कॉमन निकल जाएगा, लेकिन ये भीटी भीटी कट जाएगा और बचेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इसको हम लोग बोलते हैं L, इसको गामा रहने देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं L0, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आ गया। आपको बता दें कि ये जो गामा होता है, गामा इक्वल टू होता है 1/√1 माइनस v²/c² होता है, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा जी? वेट एक सेकेंड। x2 माइनस x1 को L माने है ना? हाँ वही गड़बड़ हो गया, वही गड़बड़ हो गया, नहीं इसलिए रिजल्ट गड़बड़ आ गया। इसके चलते जानते पूरा रिजल्ट ही गड़बड़ आ गया, मीनिंग ही बदल गया था। हाँ, x2 डैश माइनस x1 डैश को, इसको हम लोग L माने है ना, ओ सॉरी फिर से गड़बड़ हो, इसको हम लोग L0 माने, इसको हम लोग गामा इंटू L हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर गामा जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, L0 ग्रेटर देन L आ गया। अब इसको कई भाषा में लिख सकते हैं। L0 यानी रेस्ट लेंथ, L0 यानी रेस्ट लेंथ हो गया। रेस्ट लेंथ ग्रेटर देन क्या हो गया, मूविंग लेंथ। इसका सिंपल क्या मतलब है, इसका मतलब है रेस्ट लेंथ यानी ये रॉड जो है इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो इसको जो ये रॉड अगर 1 मीटर दिखेगा, 3 मीटर दिखता है, तो इसको ये इसके लिए तो ये मूविंग हो गया, इसको क्या दिखेगा, ये छोटा दिखेगा, क्योंकि मूविंग लेंथ जो होता है ये इसको 2 मीटर दिखेगा, 1 मीटर दिखेगा, ठीक है, ये छोटा दिखता है। इसी को आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं इसको आप क्या बोलिएगा, रेस्ट को एक और नाम क्या देते हैं हम लोग, प्रॉपर लेंथ, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ इज ग्रेटर देन इम्प्रॉपर लेंथ, इम्प्रॉपर लेंथ, ठीक है। अब देखिए, इसके पीछे का मैथमेटिक्स यही है, ये फॉर्मूला हो गया मेन। देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से राउंड अप कर दिया जाए, ये हम लोग का मेन फॉर्मूला हो गया। देखो ये मेन फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है, न्यूमेरिकल सारा इसी बनेगा। और उसमें मेन ये याद रखना है कि इसमें रेस्ट लेंथ जो होता है, इसको एक फॉर्मूले के तौर पर लिखना चाहे तो और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि रेस्ट लेंथ, इसको बोलते हैं रेस्ट लेंथ जो होता है, सॉरी इतना मोटा तो हटेगा ही नहीं, यहाँ पर आएगा कि रेस्ट लेंथ जो होता है, रेस्ट लेंथ ये ज्यादा जरूर याद रखना है, रेस्ट लेंथ इक्वल टू होता है गामा टाइम्स मूविंग लेंथ। देखिए बहुत लोग के मन में यहाँ क्वेश्चन आता है, बहुत लोग पूछता भी हैं कि यहाँ पर जो आप फॉर्मूला निकाले हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यहाँ जो हम फॉर्मूला निकाले हैं, इसके लिए जो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज किए हैं, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किए हैं, क्या हम यहाँ पर इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे इजीएस्ट यही है, अगर आप इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो रिजल्ट आपका जो है गड़बड़ आ जाएगा इसमें,
तो ये कोई डिस्कशन का मैटर नहीं होगा यहाँ पर। बहुत लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, हम बुक्स वगैरह देख रहे हैं। ये डिस्कशन का मैटर नहीं है कि हम लोग यहाँ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें या इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें। डिस्कशन का मैटर ये है कि हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट न्यूमेरिकल बनाने के काम आएगा, ठीक है। और इस बेसिस पर जब न्यूमेरिकल में सॉल्व करें तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो थोड़ा सा पूछिए हमसे। क्या फिजिक्स जो पूछना चाह रहे थे, क्या प्रताप प्रताप पूछ रहे थे ना? हाँ सर, वो हाँ हाँ, इसमें तुम क्या जानना हाँ, चाह रहे थे बताओ। हाँ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन समझ में आ गया सर। जैसे क्या है ना कि हाँ जैसे आप ठीक बोले कि मतलब कि फिजिक्स को किसी भी इंसान किसी भी तरीके से सोच सकता है, तो वही हम सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे अपने माइंड में कि आखिर हाँ हाँ क्यों हाँ उसको कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ दिखेगा। तो हम इसीलिए हाँ इसका हाँ हाँ फिजिक्स हाँ, ये देखो, ये जो है ना वो बता रहे, जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे ना तो वो नजर आएगा। वो हम लोग देखो मेन, चूंकि हम लोग कंपटीशन बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मेन टारगेट होना चाहिए फॉर्मूला का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उस पर बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, है ना। बाकी इस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, आप हमसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि सर इसके पीछे फिजिक्स कैसे है, आखिर क्यों छोटा दिख रहा है, आखिर यहाँ से जो इस कोने से जो लाइट का इंपल्स चल रहा है, इस कोने से जो लाइट का इंपल्स चल रहा है, उसको यहाँ आने में डिले हो रहा है, इसको यहाँ आने में डिले हो रहा है, इसके चलते हो रहा है क्या, है ना। या लाइट का यहाँ पर कुछ रीजन है या कोई और रीजन है, कई तरह का डिस्कशन इसमें आता है। यूट्यूब वगैरह पर अगर कोई गलती से देखिएगा तो उसको कई तरीके से ये करता है, मतलब एकदम क्या इसको भूताहा चीज बना के दिखाता है ना, कि भूत वाला कोई चीज है। तो उतना नहीं, हम लोग मेन टारगेट ये समझ लिए, रेस्ट लेंथ इज गामा टाइम्स मूविंग लेंथ एंड सिंस गामा इज ग्रेटर देन 1, इसलिए रेस्ट लेंथ हमारा हमेशा बड़ा होगा। इस एक और पॉइंट यहाँ लिख लीजिए कि ये रेस्ट लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर, ये जो है लार्जेस्ट होता है। अब तुरंत हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एकदम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पानी की तरह। हम लोग मेन टारगेट न्यूमेरिकल्स बनना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हम पहले ही लिख लिए थे ताकि समय हम लोग के बचे। देखिए इस क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द एपरेंट लेंथ ऑफ ए मीटर स्टिक ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक हमारे पास मीटर स्टिक है जिसका की लेंथ दिया हुआ 1 मीटर, मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ठीक है। मतलब हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो रेस्ट में है, और वो जो मीटर स्टिक मेजर कर रहा है उसका लेंथ क्या है 1 मीटर। तो ऑब्जर्वर रेस्ट में है या मोशन में है? वो मीटर स्टिक मेजर कर रहा है रेस्ट, मतलब ये कौन सा लेंथ होगा? एल नॉट होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट में इसको मेजर कर रहा है ना। तो जब भी कोई चीज मेजर हो रहा है रेस्ट में तो समझिए वो एल नॉट दिया हुआ। तो एल नॉट कितना दिया हुआ इसका? यही एल नॉट और एल खोजना है हम लोग को, ठीक है। एल नॉट और एल खोजिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते जाएगा। एल नॉट कितना दिया हुआ बताइए आप लोग? 1 मीटर। एल नॉट 1 मीटर दिया हुआ। आपसे क्या पूछ रहा है? मूविंग लेंथ। मूविंग लेंथ हम लोग किससे दिखाते हैं? एल से। देख रहे हैं, पूछ रहा है मूविंग मूविंग अलोंग द लेंथ पूछ रहा है, यानी आपसे मूविंग लेंथ पूछ रहा है, एल पूछ रहा है। और अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ऊपर में, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि रेस्ट लेंथ इज गामा टाइम्स मूविंग लेंथ, ये याद रखिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना, एस फ्रेम में दे देगा, एस डैश फ्रेम में दे देगा, कंफ्यूजन होता है। फिलहाल एल नॉट ये तो आसानी से बन जा रहा है, आगे देखेंगे क्वेश्चन में हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। एल नॉट इक्वल टू गामा टाइम्स एल लगा दीजिए एकदम आसानी से, देखिए कितना तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग जानते हैं एल नॉट इक्वल टू क्या होता है, गामा टाइम्स एल होता है। इम्प्लाइज, इसको मैं तोड़ दे जरा तब सॉल्व करने में आसानी होगा। इम्प्लाइज इम्प्लाइज के पहले जरा इसको तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसका क्या मतलब जरा जान लेते हैं। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा एल बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। इम्प्लाइज अब यहां से निकालिए, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट टाइम्स रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। बुक्स में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, इसलिए अगर आप लोग को अगर कहीं दिक्कत ना हो तो एक फॉर्मूला हम भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि बुक्स कभी बुक्स आप लोग पलटिए तो फिर दिक्कत नहीं हो। ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा आपको। फॉर्मूला क्या मिलेगा देखने को कि एल इक्वल टू एल नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर,
ये फॉर्मूला भी आपको बुक्स में ये फॉर्मूला भी आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा फॉर्म है, देखो अब एरोस दिखाते, ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, ठीक है। इसमें ये क्वांटिटी एक से कम है, इसलिए एल एक से कम हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वांटिटी एक से ज्यादा है, इसलिए रेस्ट लेंथ बड़ा हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा सोचिएगा आप लोग, ताकि न्यूमेरिकल में बाद में दिक्कत नहीं हम लोग को। हो गया। अब हम लोग को एल चाहिए, एल नॉट का वैल्यू पता है, एल नॉट का वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दीजिए रूट अंडर 1 माइनस भी का वैल्यू कितना दिया हुआ, √3/2 सी, तो कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। भी स्क्वायर करोगे, यहाँ पर भी कितना दिया, एक और चीज यहाँ लिख लो, भी दिया हुआ है रूट अंडर, एक ही पर रूट है, √3 है, ठीक है, √3/2 सी दिया हुआ। यहाँ जैसे आप पुट करोगे √3/2 सी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4, ऊपर का सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का सी स्क्वायर रह जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कुल मिला के ये 1/2 सिर्फ बचेगा, ठीक है। ये सिर्फ 1/2 बचेगा, क्योंकि हमारा जो है बाकी सब कट जाएगा, ये घटेगा, 4 में से 3 घटेगा, 1/2, और रूट हटाओगे तो 1/2 बचेगा सिर्फ, तो आंसर हो जाएगा 0.5 मीटर। यानी जो लेंथ 1 मीटर का था, उसका मूविंग लेंथ यहां पर आ गया, जो कि 0.5 मीटर आया, ठीक है। ये अच्छा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आओ, सेकेंड पार्ट में फिर से बनाते, एल नॉट हमारा कितना 1 दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या, एल चाहिए, वी कितना दिया हुआ, सी दिया हुआ, ठीक है। तो एल बराबर क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, एल बराबर एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वी का वैल्यू जैसे सी पुट करोगे एल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब बताओ तो, मूविंग लेंथ 0 हो गया, जबकि उसका रेस्ट लेंथ 1 मीटर था, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकते हैं। जितने ज्यादा स्पीड से घूमेगी उतना लेंथ छोटा दिखेगा। ये लेंथ यहाँ पर जो लेंथ है वो तो 0 आ गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो दिखेगा ही नहीं, बॉडी समझ बात वैनिश को ना। वाला बात हो गया ना, वो सी से के हाँ वेलोसिटी से चल तो। हाँ, बॉडी वेनिस हो गया, उसका साइज इतना छोटा पॉइंट टाइप का आएगा कि आपको दिखेगा ही नहीं। बॉडी तो है, बॉडी गायब नहीं हुआ है, बॉडी हमारे नजरों से वेनिस हुआ, बॉडी वेनिस नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखा जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझोगे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाएगा। इसको यहाँ से हम अलग करते हैं, चलिए इसमें कुछ पूछना नहीं किसी को ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये एस फ्रेम है, इसका एक ऑब्जर्वर है ओ, ये एक फ्रेम है जिसका ऑब्जर्वर ओ डैश, ये मूव कर रहा है, ये जो फ्रेम मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है √3/2 सी के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है जिसका कि लेंथ दिया हुआ √2 मीटर, हम लैंग्वेज में नहीं लिखे हैं इसको, है ना, समझा दे रहे हैं। एक रॉड रखा हुआ है जिसका कि लेंथ दिया हुआ √2 मीटर, और ये जो है इसके पैरेलल एक लाइन खींचने पर 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस को क्या दिखेगा, क्योंकि ये जो रॉड है ना, वो रेस्ट में है ना, इसको लिख सकते हैं रॉड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, एस डैश फ्रेम और ओ डैश ऑब्जर्वर, ठीक है। तब ऐसे में क्या होगा, देखिए इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले नंबर 1 पर आएंगे, डायग्राम को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। अच्छा छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि डायग्राम जब थोड़ा थोड़ा हम चेंज करेंगे तो क्वेश्चन फिर आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था। ये हम बना दिए, फिर से हमारा जल्दी से बता दिए, ये एस है,
ये एस डैश है। चलो, अभी क्या है, यहां पर रॉड बनाते हैं, यहां पर रॉड बना देते हैं, देखो ठीक है। अब क्या है, रॉड का ये जो है, ये इसके साथ रॉड कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। ऑब्जर्वेबल है, दिख रहा ना, ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक। ये जो रॉड का लेंथ है, अगर इसके लेंथ को हम एल मान ले तो सपोज, 45 है ना? सर 45 डिग्री ना सर। ओ सॉरी सॉरी 45 है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ 45, चलो ठीक है। ये रॉड का अगर लेंथ एल है तो क्या इस रॉड के लेंथ को, चूंकि बदलने वाला है नहीं, फिक्स डायरेक्शन है इसका, क्या इस लेंथ को वेक्टर मानते दो पार्ट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। इसका एक पार्ट हम इधर रखते हैं, अगर वेक्टर रिजोल्यूशन आप लोग पढ़े होंगे तो इसका एक पार्ट इधर क्यों रिजॉल्व होगा, इधर क्यों, गंदा होगा, इसको बैक करने दो। एक पार्ट इधर क्यों रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये एक इस पर परपेंडिकुलर रिजॉल्व करता है, ठीक है। एक वेक्टर इधर रिजॉल्व हुआ, और एक तो हो वेक्टर गया इधर रिजॉल्व, इधर वाले क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल हाँ हाँ, कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल का क्या नाम है बोले तो एल कॉस थीटा होगा, एल कॉस 45। वर्टिकल का क्या होगा, एल साइन 45। ऐसे तोड़ते, हाँ ऐसे तोड़ते ना हम लोग, ठीक है। अब एल का वैल्यू कितना दिया हुआ, √2 cos 45, 1/√2, रिजल्ट क्या आ गया, 1 मीटर, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये भी तो वही आएगा ना, 1 ही मीटर ना आएगा क्या, अरे एल साइन 45 करेंगे ये भी तो 1 ही मीटर आएगा, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है, 1 मीटर आ गया, दो कंपोनेंट आ गया। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, यदि आपके पास एक फ्रेम है एस, एक फ्रेम है एस डैश, और यहाँ इसके पैरेलल एक और जानकारी आप यहां से पता चलेगा आपको, कि इसके पैरेलल यदि कोई रॉड मूव कर रहा है, ठीक है, मीन्स जो ऑब्जर्वर है रेस्ट में, इसके पैरेलल ये रॉड जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये रॉड कैसे जा रहा है, यहां से मूव करते 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 करते, ठीक है, इस फ्रेम में रेस्ट में है, लेकिन ये इस तरह का मोशन कर रहा है, तब इसका लेंथ कॉन्टेक्ट किया था। लेकिन अगर ये रॉड ऐसे मूव करता तो मान लो ये रॉड नहीं होता, वाई एक्सिस में मूव करता तो, इस फ्रेम के लिए अगर ये रॉड वाई एक्सिस में मूव करता तो क्या वाई एक्सिस में कोई चेंज होता, नहीं होता, वाई डैश इक्वल टू वाई होता है, इसलिए इसका लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं समझे, हम लोग जो डेरिवेशन किए हैं, चलो पीछे चलते हैं, थोड़ा सा एक समझाते, बहुत लोग कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए ये चीज उसमें बता नहीं पाए थे हम बताना ये चाह रहे हैं, देखिए कि यहाँ पर जो ये रॉड है इसका लेंथ डिक्रीज किया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, जब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा था इसके रिस्पेक्ट में। बाकी आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, हम लिख नहीं रहे बार बार, एक बार बता चुके हैं, कितना लिखेंगे फिगर गंदा होता। लेकिन अगर ये रॉड सीधा रहता और सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ मूव करता, ठीक है, तो सॉरी हाँ वाई एक्सिस की तरफ ये रहता, सॉरी मूव नहीं करता, वाई की तरफ रहता ये, है ना, ये वर्टिकल अगर रहता और ये एस हमारा इधर की ओर मोशन कर रहा होता, तो इसके लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि y बराबर y डैश होता है, जबकि x चेंज करता है, क्योंकि x बराबर क्या होता है, x डैश नहीं होता, ये पूरा रिजल्ट चेंज करता है ना, x डैश प्लस VT/√अंडर v² सब आता है रिजल्ट ना। यानी कोई भी चेंज जो होता है वो x के अलॉन्ग होगा, y के अलॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि हमारा पूरा फ्रेम जो है x के अलॉन्ग मूव कर रहा है। x जब x के अलॉन्ग मूव करेगा तो x में चेंज आएगा, अगर पूरा फ्रेम y की तरफ जाता तो अलग बात है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है,
आपका पूरा फ्रेम जो है एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है, इसलिए एक्स के अलॉन्ग वाला लेंथ चेंज करेगा, वाई के अलॉन्ग वाला लेंथ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, और लेंथ कंट्रैक्शन जो होता है उसी के अलॉन्ग होता है जिसके अलॉन्ग मोशन हो रहा होगा। ठीक है, इसलिए ये लेंथ हमारा चेंज नहीं करेगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का रूल किस पर काम करेगा? इस पर काम करेगा। इसको यदि हम लोग एलएक्स बोल दें, इसको यदि हम लोग एलवाई बोल दें, तो एलएक्स पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा, एलवाई पर काम नहीं करेगा। एलवाई वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हो तो फिर से बता दें। ये जो हमारा एस डैश है जिधर की ओर मूव करेगा, है ना, रॉड का वही लेंथ चेंज करेगा। अगर रॉड वर्टिकल है और ये इधर की ओर मूव कर रहा है रॉड, तो रॉड के वर्टिकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा, लेकिन यही रॉड अगर हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो इसका रॉड का लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आएगा इस फ्रेम से। ठीक, तो जैसा आपको बताया कि ये जो एलएक्स लेंथ है ना, ये चेंज करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन उसी लेंथ का होता है जिसके अलोंग टोटल हमारा फ्रेम मूव कर रहा होता है। टोटल फ्रेम अगर एक्स के अलोंग मूव कर रहा है तो एक्स के अलोंग लेंथ में चेंज आएगा, जो कौन दिखेगा? ये ओ डैश को दिखाई देगा। ठीक है, सॉरी ओ डैश तो यहाँ हो गया, ओ को दिखाई देगा। हमको तो चेंज ओ डैश को ना दिखेगा, ओ को दिखेगा, ओ डैश को तो दिखेगा नहीं। शिट, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्या चेंज दिखेगा वही दिखाना। ये हमारा कौन सा लेंथ हो, यही रेस्ट लेंथ की तरह काम करेगा। हम लोग पढ़े हुए हैं रेस्ट लेंथ इक्वल टू क्या होता है। रेस्ट लेंथ इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, जल्दी से आपको फॉर्मूला दिखा देते हैं। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ताकि आप लोग ध्यान में रहे कहाँ से उठा रहे हैं। रेस्ट लेंथ इक्वल टू गामा टाइम्स मूविंग लेंथ पढ़े हैं, या मूविंग लेंथ इक्वल टू ये वाला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं। इसको ऐसा समझ सकते हैं, मूविंग लेंथ इक्वल टू एल नॉट टाइम्स रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, वापस आते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, हम लिखते हैं मूविंग लेंथ। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं मूविंग लेंथ। मूविंग लेंथ इक्वल टू पढ़े हैं रेस्ट लेंथ इनटू रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पर मूविंग लेंथ हमको निकालना है एक्स के लॉन्ग, इसको एल एक्स बोल देते हैं, या एल सिंपली लिखें, क्या लिखते एल लिखते हैं, लेकिन एक्स के लॉन्ग है, इसको एक काम करते हैं एल नॉट देते हैं ताकि ये रेस्ट लेंथ पता करें। कुछ और दे दें, इसको एल एक्स डैश बोल देते हैं चलो मूविंग लेंथ को, और ये रेस्ट लेंथ हमारा ऑलरेडी एल एक्स है। इसको सॉल्व करते हैं रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर, वी हमारा कितना है रूट अंडर 3/2, रूट अंडर 3/2 स्क्वायर करोगे 3/4 सी स्क्वायर हो जाएगा, जो पहले किए थे एकदम से वही आएगा। ये कुल मिलाकर 3/4 ही सिर्फ बचेगा क्योंकि सी सी कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, एल एक्स इंटू 1/2 बचेगा, यानी 0.5 टाइम्स एल एक्स बचेगा, और एल एक्स का वैल्यू तो 1 है, तो बचेगा कितना 0.5। तो एल एक्स डैश मतलब इधर की ओर जो इसका चेंज है वो कितना आ गया 0.5 मीटर। अच्छा, इससे लेकिन रिजल्ट सॉल्व नहीं हुआ, ये इसके अलॉन्ग चेंज लिखा, ऊपर के अलॉन्ग तो कोई चेंज है नहीं, तो ओवरऑल जो चेंज हमको दिखेगा, क्योंकि ऊपर की ओर क्या हो रहा है देखो, अगर ऊपर की ओर बात करें तो हमारा जो एल वाई डैश है मीन जो हमारा मूविंग लेंथ है वो एल वाई के ही बराबर हो जाएगा। लॉरेंस ट्रांसफॉर्म नहीं कहता कि वाई के अलॉन्ग वाला चीज में कोई चेंज नहीं आता, तो एल वाई डैश एल वाई के बराबर, लेकिन एल एक्स डैश मूविंग लेंथ चेंज 0.5 हो गया। तो अब ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होगा, हमको तो रिजल्टेंट दिखेगा ना, तो वेक्टर, चूंकि वेक्टर यहाँ अप्लाई किया तो वेक्टर से सॉल्व करना होगा। तो एक हमारा जो इधर की ओर रिजल्ट आया ये आ गया 0.5 मीटर, जो कि हमारा हो गया एल एक्स डैश निकल गया, और एक हमारा जो ऊपर की ओर रिजल्ट आया वो हो गया एल वाई डैश जो कि है 1 मीटर। तो यही दोनों का रिजल्टेंट हमको दिखेगा ना।
हमको तो ये दिखेगा मूविंग लेंथ एल, जिसको कि यहाँ पर ये मूविंग लेंथ को एल डैश से कर दो, क्या दिक्कत है, यही मूविंग लेंथ हमको दिखेगा कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, तो एल डैश क्या होगा, क्योंकि वेक्टर सम है बीच में 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एल एक्स डैश स्क्वायर एल वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। अब पुट कर दो 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे ये रूट अंडर 1.25 के आसपास आएगा, 1.25 मीटर, और चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, रूट अंडर 125/100 हो जाएगा, और सॉल्व करो तो रूट अंडर 5, यही छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की। ऐसे थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हो काट के, तो रूट अंडर 5/2 आएगा, जो आंसर आपका रीजनेबल आंसर यही आएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, ये रॉड टेढ़ा था, हम लोग पहले इसको रिजॉल्व किए दो पार्ट में, एलएक्स के अलॉन्ग और एल वाई के अलॉन्ग, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल प्रॉपर लेंथ आ गया, प्रॉपर लेंथ या इसको रेस्ट लेंथ बोलते हैं। जो हमारा मूविंग लेंथ होता है वो रेस्ट लेंथ का रूट अंडर 1/v² टाइम होता है, इसको हम सॉल्व किए 0.5 मीटर आ गया एलएक्स, एलएक्स डैश मतलब जो इसको दिखाई देगा मूविंग लेंथ जो दिखेगा, ठीक है। ऑब्जर्वर को दिखाई देगा, नोटेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको एक्चुअली हमको एलएक्स डैश करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ओ डैश फ्रेम में देख रहे हैं ना, लेकिन अंडरस्टैंड इसलिए बोल रहे थे कि ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है, हम डैश इधर दे दे चाहे इधर दे दे, ये समझ में आना चाहिए मूविंग लेंथ जब हो रहा तो इसके रिस्पेक्ट में तो मूव कर ही नहीं रहा, मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए मूविंग लेंथ वर्ड यूज कर रहा है। इसको हम एलएक्स डैश भी कहीं के दे सकता है, बुक्स में डिपेंड करता है, एलएक्स डैश ही इसको दे देगा। तो आपको ये समझना कि ये मूविंग लेंथ है, ये देख रहा है, भले हम डैश दे दिए, वैसे ही ये एल वाई डैश, और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमको दिखाई देगा रूट अंडर 2/5, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक और तरीका है, ये तो लेंथ के टर्म में किए, हम लोग इसको वेलोसिटी के टर्म में भी कर सकते हैं, वो समझना भी जरूरी है। ये पहला टाइप हो गया, ये हम फर्स्ट तरीके से सॉल्व किए। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एक सेकंड तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए। हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये हो गया हमारा एस फ्रेम, फिर से ये हमारा हो गया एस डैश फ्रेम, फिर से इस बार फिर से हम रॉड को अपना रखते हैं बीच में। अब इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, इसका वेलोसिटी के टर्म में तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा है इधर की ओर जो ये मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, भी दिया हुआ रूट अंडर 3/2c दिया हुआ, तो ये पूरा रॉड भी किसी वेलोसिटी से देकर मूव करेगा। ये पूरा रॉड जो है इस पार्टिकुलर एंगल पर जो इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर की, इसका वेलोसिटी कितना है रूट अंडर 3/2c, किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में, हमको वही के रिस्पेक्ट में इसका लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन देखना ना, ठीक है। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है, देखिए अगर ये ऐसा होता, अगर ये इस तरह का शेप में होता, तो इसको ये पूरा ये वेलोसिटी मिल जाता है रूट अंडर 3/2c, तो सीधे उसमें सीधे फॉर्मूला लग जाता है L = n और रूट अंडर 1 - v²/c², ये फॉर्मूला सीधे लग जाता है। ये मूविंग लेंथ हो गया, L0 जो इसका रेस्ट लेंथ दिया हुआ रहता अगर ये सीधा होता तो, लेकिन चूंकि ये कुछ पार्टिकुलर एंगल पर है, तो ये वेलोसिटी पूरी तरह से इस पर नहीं काम कर रहा है, इसका एक कंपोनेंट काम कर रहा है इसके लेंथ के लॉन्ग, ठीक है। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट काम कर रहा है इसके लेंथ के लॉन्ग, और वही जो है इसका लेंथ को डिक्रीज करेगा। अगर सीधा होता तो वेलोसिटी यहाँ काम करता है, इसके लेंथ के लॉन्ग जो वेलोसिटी काम करता है वही इसको डिक्रीज करता है ना, इसके लेंथ के लॉन्ग कौन सा वेलोसिटी काम कर रहा है वो निकालना पड़ेगा हम लोग। इसके लेंथ के लॉन्ग कौन सा वेलोसिटी काम कर रहा है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालिए, इसका ये चूंकि यहाँ से 45 डिग्री बना रहा है, ये इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इस पर परपेंडिकुलर चला जाएगा इधर की, और एक कंपोनेंट जो होगा ये इसके लॉन्ग जाएगा। इसके लेंथ को डिक्रीज कौन कंपोनेंट करेगा, यही वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये कंपोनेंट जो कि होगा v cos
45 डिग्री। ये जो v sin 45 डिग्री है, ये अपना काम, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लेंथ के परपेंडिकुलर है। ये हो जाएगा v sin 45 डिग्री। ये चूंकि लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये हमारा लेंथ है ना। देखो लेंथ के अगर ये हमारा रेस्टिंग, मान लो ये एक्स एस डैश है ना, जब आप इधर के मोशन करते हैं तो लेंथ के अलोंग वाला वेलोसिटी इसको अफेक्ट करके इसका साइज को छोटा दिखाता है। अगर आप इस आपका रॉड जो है ऊपर की ओर मूव करेगा तो ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वहां काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब लगा देंगे सीधे। हमको भी पता चल गया, भी हमारा कितना हो गया, जो इसके लेंथ के अलॉन्ग काम करे वही काम करेगा। भी हमारा हो गया भी cos 45 डिग्री। ये कौन सा भी, फ्रेम का, इस फ्रेम का भी जो इस पर काम कर रहा है वो भी। अगर सीधा होता तो डायरेक्ट ये लगाते, लेकिन इस बार v cos 45 डिग्री यानी √3/2c इंटू 1/√2 यानी √3/2√2c भी निकल गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा जो मूविंग लेंथ इक्वल टू क्या होता है, रेस्ट लेंथ इंटू √1 माइनस v²/c² होता है। रेस्ट लेंथ हमारा √2 दिया हुआ, ठीक है। अब ये लगा दो यहाँ पर, √1 माइनस v का वैल्यू कितना है, √3/2 है, तो हो जाएगा 3/4 इंटू 2 बचेगा क्योंकि c से तो कट जाएगा। इसको सॉल्व करेगा √2, √5/8 बचेगा, ठीक है। इसको और माइनस सॉल्व करेगा तो √5/2 मीटर बचेगा। सेम रिजल्ट आ गया जो यहाँ पर था। तो इस तरह से आप दो तरीके से चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा नहीं? क्या राजीव? नहीं ठीक है सर, ठीक ठीक है, है, समझ आ रहा है। हाँ ठीक। तो यहां तक तो ये हो गया, ये हमारा हो गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और भी इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह हम कर सकते हैं। हम लोग काम करते हैं जल्दी से टाइम डायलेशन का एटलीस्ट एक क्वेश्चन करके आज का क्लास समाप्त करेंगे हम लोग। लेकिन टाइम डायलेशन पहले समझ ले क्या होता है। टाइम डायलेशन बेसिक तो समझ में आ गया, इसका थोड़ा सा हम डेरिवेशन देख लेते हैं। टाइम डायलेशन क्या होता है? टाइम डायलेशन मतलब समझ में आता है कि मूविंग लेंथ हमेशा क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो ड्यूरेशन है इवेंट्स का, वो हमको ज्यादा दिखता है। जैसे आपको बताए थे कि यदि ट्रेन में एक बल्ब जलता और बंद हो जाता है, तो जो ट्रेन के बाहर का आदमी है वो अगर जलने बुझने का टाइम जो ट्रेन के अंदर है, स्विच ऑफ और ऑन होने का टाइम अगर 2 सेकंड है, तो जो स्टेशन का आदमी है उसको 3 सेकंड दिखेगा, टाइम ज्यादा हो जाता है। या कहो कि ट्रेन के अंदर का टाइम स्लो हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो इसका हम लोग एक सिंपल मैथमेटिक्स जानेंगे। हम लोग काम क्या है, इसका बेसिक समझिए, इसका मैथमेटिक्स समझिए और स्टोनोमेट्री बनाइए, बस वही करना है, ठीक है। इसका मैथमेटिक्स हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जल्दी से हम फ्रेम बनाते हैं। हमारे पास फिर से 2 फ्रेम है। एक हमारा एस फ्रेम है, एस फ्रेम है, एक हमारा एस डैश फ्रेम है, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर कोई इवेंट है, इस पार्टिकुलर पोजीशन पर एक इवेंट घट रहा है। इवेंट क्या हम लिखते हैं, आपको बताया था इवेंट कोई भी घटना को इवेंट बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्लास में समझाए थे। यहाँ पर एक इवेंट है कि बल्ब इज पुट ऑन, बल्ब को ऑन किया गया एक्स पोजीशन पर एट टाइम t1 डैश पर, जो कि o डैश ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ बोलिए। इवन इवन क्या है कि इवेंट है, इसमें बल्ब इज पुट ऑन किया गया, ठीक है। E2 एक इवेंट है जिसमें कि बल्ब इज पुट
ऑफ, पुट ऑफ किया गया, ये भी एक्स ही पोजिशन पर घट रहा, इसी पोजीशन पर, लेकिन इस बार टाइम बदल गया T2 डैश। ठीक है, तो अब यहां पर जो फ्रेम में आदमी है ओ में, वो इसके टाइम को क्या देगा, इसको इसके पोजीशन से मतलब नहीं है, वो इस ये जो दो घटनाएं हैं जो T1 डैश और T2 डैश में हुआ, पहले इन दोनों घटनाओं के बीच का T2 डैश माइनस T1 डैश का जो इंटरवल है, ये हम लोग नोट करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, इस इंटरवल को बोला जाता है प्रॉपर टाइम इंटरवल। इस बार ध्यान देना, क्योंकि ये मूविंग फ्रेम है, ये मूविंग फ्रेम है, तो मूविंग फ्रेम में ये घटना घट रहा, ठीक है, मूविंग फ्रेम में घटना घट रहा, तो इसको हम लोग प्रॉपर टाइम बोलेंगे। मूविंग फ्रेम में फिक्स है, ये बल्ब जो है फिक्स है मूविंग फ्रेम के साथ, ठीक है, तो ये इस एस डैश ऑब्जर्वर को ये मूविंग नहीं दिख रहा, ये मूविंग किसको दिख रहा है, ओ को, हमको ओ के टाइम इंटरवल को पता करना है, जो कि T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, यहाँ पर T2 डैश माइनस T1 डैश प्रॉपर टाइम, ठीक है, आपको निकालना है क्या इसमें, T2 माइनस T1 निकालना है, जो कि है इम्प्रॉपर टाइम, और आप लोग आंसर पहले से जान रहे हैं कि इम्प्रॉपर टाइम होना बड़ा आने वाला है, किससे, प्रॉपर टाइम से। तो देखा जाए जल्दी से डिराइव करके, यहां पर देखिए वो लॉरेंज का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। कई जगह आप ये भी डेरिवेशन हम बता दें, कई जगह क्या करता है कि मिरर लेकर उसके मोशन को दिखाते हुए इस रिजल्ट को डिराइव करता है जो हम डिराइव करने जा रहे हैं, लेकिन ये इजीएस्ट है क्योंकि हमको डेरिवेशन करना, लेकिन उसको हम बता देंगे, आप लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे। आज जल्दी से इसको बता के न्यूमेरिकल हम करना चाह रहे हैं। तो बताइए इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, T1 डैश बराबर क्या होता है, सॉरी T1 इनवर्स में तो हम लोग इसके टर्म में बात करते हैं ना, T1 बराबर क्या होता है, T1 बराबर होता है T1 डैश प्लस V डैश एक्स बाय सी स्क्वायर, चूंकि x यहाँ फिक्स है, इस फ्रेम का टाइम देते हैं T1, मतलब इस फ्रेम का T1, इस फ्रेम से जो टाइम दिखेगा उसके लिए इस फ्रेम का T1 डैश प्लस भी एक्स डैश होता है। यहाँ वेलोसिटी जो फ्रेम का है एक्स डैश, जिस पोजीशन पर ये घटना घट रहा है इसको एक्स डैश बोल देते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, चूंकि डैश फ्रेम में ना तो इसको एक्स डैश बोलो ज्यादा बेटर रहेगा, बाई रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही T2 क्या होगा, T2 होगा T2 डैश प्लस भी एक्स डैश, ये तो चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, इसलिए ये सेम रहेगा, बाय सी स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हमको चाहिए T2 माइनस T1, यहाँ से T2 माइनस T1 निकालिए, T2 माइनस T1 जैसे निकालोगे तो ये पार्ट तो सेम है, ये पार्ट दोनों सेम, इसके इस ऑब्जर्वर के लिए T1 T2 में ये पार्ट सेम, ये पार्ट सेम इसलिए आ रहा क्योंकि फ्रेम का वेलोसिटी बदल नहीं रहा, C फिक्स है और पोजीशन फिक्स है, एक ही पोजीशन पर बल्ब ऑन और ऑफ हो रहा है। जब दोनों का आप घटाइएगा तो ये सिंपली बचेगा T2 डैश माइनस T1 डैश, ये पार्ट कट जाएगा, नीचे बचेगा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इसको यदि हम लोग डेल्टा टी मान लें, इसको हम लोग डेल्टा टी डैश अगर मान लें तो बचेगा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पर रिमार्केबल बात क्या है, ये फॉर्मूला एक तरह से निकल गया आपका, ये तो एक फॉर्मूला बन गया आपके लिए, लेकिन यहाँ पर रिमार्केबल बात ये है कि ये जो डेल्टा टी है ये इम्प्रॉपर टाइम, ये हो गया इम्प्रॉपर टाइम, इम्प्रॉपर टाइम जो है इक्वल टू आ रहा है गामा टाइम्स, क्योंकि 1 बाई, इसको गामा बोल सकते हैं प्रॉपर टाइम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको हम दिखाएंगे एक डेरिवेशन में क्या होगा ना, ये डेल्टा टी डैश इधर आएगा, डेल्टा टी इधर आएगा, तो ये फ्रेम के अनुसार नहीं सोचना है, इसमें समझना है प्रॉपर टाइम मतलब जिस फ्रेम में घटना घट रहा उस फ्रेम में वो रेस्ट में होना चाहिए, वो प्रॉपर टाइम कहलाएगा। इसलिए कहीं कहीं डेरिवेशन में यदि आपको डेल्टा टी डैश इधर मिलता है, डेल्टा टी, तो उससे कंफ्यूज नहीं करिएगा, आप एस सी वर्मा उठाइएगा, आप
मैकेनिक्स का और भी कोई बुक उठाइएगा तो आपको अलग अलग डेरिवेशन मिलता है, अलग अलग नोटेशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये चीज अगर आप समझ रहे हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, तो ये फॉर्मूला हमको याद करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इम्प्रॉपर टाइम इक्वल टू गामा टाइम्स प्रॉपर टाइम। इससे एक बात समझ में आ रहा है कि इम्प्रॉपर टाइम जो होता है वो बड़ा हो जाता है किससे? प्रॉपर टाइम से। इसी को बोलते हैं, थोड़ा उल्टा सोच के देखिएगा, कि मूविंग क्लॉक रन्स स्लो। सोच के देखिए, अगर यहां पर एक घड़ी है, साइमल्टेनिटी में उस घड़ी का हम इस्तेमाल करेंगे, यहां पर एक घड़ी है, तो इस घड़ी में प्रॉपर टाइम है, एक ही घटना के लिए इस घड़ी में जो टाइम है प्रॉपर टाइम है, इस घड़ी में जो टाइम इम्प्रॉपर टाइम है। तो इस घड़ी में हम देख रहे हैं जो इम्प्रॉपर टाइम है वो प्रॉपर टाइम का गामा टाइम से आ रहा है, और गामा तो एक से बड़ा होता है। इसका मतलब कि ये स्लो चल रहा है और ये फास्ट चल रहा है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि मूविंग क्लॉक, चूंकि इन दोनों में, इस ऑब्जर्वर के लिए हम बात करेंगे, इस ऑब्जर्वर के लिए ये मूविंग है इसलिए ये स्लो चलेगा। अब बात करेगा इस ऑब्जर्वर का, इसको देगा उसको भी स्लो दिखेगा। ठीक है, तो मूविंग क्लॉक में जो घटना जहां घट रही है वो स्लो चलता है। ये एक एग्जांपल है, ये काफी है। बाकी एक और इसका प्रूफ है, उस प्रूफ को भी कोशिश करेंगे आप लोग बता देने का, लेकिन फिलहाल जल्दी से हम एक न्यूमेरिकल इस पर टैकल करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए, एन ऑब्जर्वर ऑन अ स्पेसशिप फाइंड टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज 5 सेकेंड। एक स्पेसशिप है, ये हमारा स्पेसशिप बनाते हैं, पीछे से मान लो ऐसा ऐसा थोड़ा स्पेसशिप टाइप का शेप देते हैं ताकि लगे कि नहीं स्पेसशिप है। स्पेसशिप आप लोग देखे होंगे रॉकेट टाइप का ही शेप रहता है, ऐसे रहता है, ये स्पेसशिप है हमारा, ये हमारा स्पेसशिप है। इसमें दो इवेंट हो रहा, कोई भी दो इवेंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए बॉल जलने का और बंद होने का, चाहे मान लीजिए बॉल का यहाँ से छूटने का और यहाँ पे जाके टकराने का। यहाँ पर जो टाइम है दो इवेंट का वो दिया हुआ, वो प्रॉपर टाइम होगा, चूंकि स्पेसशिप के अंदर हो रहा है तो प्रॉपर टाइम कितना, 5 सेकंड हो जाएगा। अच्छा, इफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, अर्थ पर एक ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, फाइंड दैट द टाइम इंटरवल बिटवीन इवेंट्स इज 8 सेकेंड। तो ये जो ऑब्जर्वर देखेगा यहाँ, स्पेसशिप तो मूव करते रहता है ना, तो ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो ये जो ऑब्जर्वर है वो तो इम्प्रॉपर टाइम देखेगा, क्योंकि इसके लिए मूव करता हो, इसके अंदर का क्लॉक मूव कर रहा है, ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो ये कौन सा टाइम देखेगा, ये इम्प्रॉपर टाइम देखेगा, इम्प्रॉपर टाइम देखेगा। स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में घटना जो है रेस्ट में हो रही है, इसलिए वो प्रॉपर टाइम देखेगा। ये जो आदमी बाहर खड़ा है अर्थ पर वो इम्प्रॉपर टाइम देखेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, ये 8 सेकेंड देख रहा है। आपसे पूछ रहा है स्पीड, अब तो बिल्कुल आसान हो गया, अब तो सीधे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। क्या क्या लगता है रिजल्ट? कुछ बोल नहीं रहा तो लोग, आ जाएगा सर, आ जाएगा, पुट कर देने पर हाँ, फॉर्मूला को। कौन फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग बताओ पहले। जो हम प्रॉपर इम्प्रॉपर का ही फॉर्मूला यूज करते हैं, जो हम लोग लिखे हैं, क्या यूज किए, प्रॉपर टाइम इक्वल टू गामा टाइम्स प्रॉपर टाइम। पहले इसको लिखते हैं क्योंकि गामा टाइम याद यही प्रॉपर टाइम हाँ, हम लोग पढ़े हैं कि इम्प्रॉपर टाइम, एक बार लिखते हैं, इम्प्रॉपर टाइम इक्वल टू गामा टाइम्स प्रॉपर टाइम। गामा इंटू प्रॉपर टाइम। हाँ, तो हमको निकालना क्या है, पर इस फॉर्मूला को, इसको थोड़ा सा हम लोग और ये करते हैं, प्रॉपर टाइम का वैल्यू पुट करते हैं 8, पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू पुट करें रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पुट करते हैं, और इसका प्रॉपर टाइम कितना 5 दिया हुआ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 इक्वल टू 8 टाइम्स रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दें तो 25/64 हो जाएगा।
इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यही ना बचेगा। इसको इधर भेज दिए, है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कुछ है ही नहीं, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसको इधर कर देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 25/64 इक्वल टू ये आ जाएगा 39/64। ठीक है, और तो ये अब जब रूट हटाओगे तो v बाई सी इक्वल कितना हो जाएगा, √39/8 हो जाएगा, या v इक्वल टू जाएगा √39/8 इंटू सी हो जाएगा। यही आंसर हो गया क्या, हो जाएगा ना, सिंपल कैलकुलेशन है। सी का वैल्यू भी रख सकते हैं वहां पे। रख सकते हैं, लेकिन जनरली बुक्स वगैरह में देखोगे ना, तो मतलब एग्जाम वगैरह में भी सी के टर्म में ही आंसर दे देता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन तो खैर आसान था। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, एक पर्सन जो ट्रेन में मूव कर रहा है, यहाँ समझ रहे, यहाँ से और कॉन्सेप्ट लोग क्लियर हो जाएगा। यहाँ स्पेस शिफ्ट की जगह ट्रेन है, और ट्रेन का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ये हमारा ट्रेन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक आदमी सोता और जगता है, स्लिप्स लिखा हुआ, सो रहा और जग रहा घटना घट रहा है इसमें, और सोने और जगने के बीच का जो इंटरवल है कितना है, 10 और 4। अच्छा, 10 बजे सो रहा और 4 बजे उठ रहा है, कितना घंटा सो रहा है ये बताओ तो, 6 घंटा। तो इसका जो, अब बताओ ये ट्रेन के अंदर जो आदमी ये समय देख रहा है, कौन सा समय देख रहा है, प्रॉपर कि इम्प्रॉपर, आप लोग बताओ। ट्रेन के अंदर अपने घड़ी में वो प्रॉपर। देखा, हाँ, ट्रेन के अंदर अपने घड़ी में देखा कि 4 बजे 10 बजे सोया है, 4 बजे उठ गया, तो प्रॉपर टाइम ये देख रहा है। प्रॉपर टाइम कितना देख रहा है ये, 6 आवर्स देख रहा है। तो अब जो आदमी स्टेशन पर खड़ा है यहाँ पर, ये क्या देखेगा, ये देखेगा इम्प्रॉपर टाइम। ठीक है, यही देखेगा जी। अब फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, इम्प्रॉपर टाइम हमेशा बड़ा होता है किससे, प्रॉपर टाइम से, कितना टाइम्स, गामा टाइम्स। ये फॉर्मूला तो दिमाग में बैठा दो। तो इम्प्रॉपर टाइम निकालना है, प्रॉपर टाइम गामा पुट कर दो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। प्रॉपर टाइम हमारा 6 दिया हुआ। ठीक है, इम्प्रॉपर टाइम यहाँ से निकाल देना है, सॉल्व कर देना इसको बस। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा इसका। हाँ, ये आप इसका आंसर आप इसका आंसर आएगा, ये आप लोग सॉल्व करिएगा 6 आवर। अब कुछ नहीं करना, v का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ ना, ये 3 × 10⁻7, हाँ, ये पूरा रूट आता है। पुट कर देंगे c का वैल्यू। वैल्यू, हाँ, c का वैल्यू कितना यूज करेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सॉल्व करिएगा, यस पुट करना है, इम्प्रॉपर टाइम निकालना है, निकाल देना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसका आंसर आता है 6 × √100/99। 9/10। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आएगा 6 आवर, आंसर जो दिया 1.8 मिनट दिया हुआ। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, एक और बात देखिए, इसमें जैसे कि एक जो डेरिवेशन हम लोग किए हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, हमको लगता है कि डेरिवेशन जानना कोई बहुत जरूरी बात नहीं, लेकिन हम एक और डेरिवेशन आपको दिखा देते हैं, 5 मिनट लगेगा, ज्यादा देर का समय नहीं लगेगा हमको। जो एक डेरिवेशन और जो बहुत फेमस है इसी चीज का, प्रॉपर टाइम इम्प्रॉपर टाइम का, जो एक और डेरिवेशन बहुत फेमस है, उसको हम यहाँ पर जल्दी से दिखा देते हैं। अनदर डेरिवेशन है ना, अनदर डेरिवेशन फॉर इम्प्रॉपर टाइम। इम्प्रॉपर टाइम तो वही टाइम डायलेशन, या वो टाइम डायलेशन के लिए एक और हम डेरिवेशन आपको बताते हैं टाइम डायलेशन के लिए। देखिए ये कैसे, 10 मिनट समय है, हो जाएगा ये। देखिए सर जी, बहुत सिंपल इसका डेरिवेशन है। जैसे मान लीजिए एक आदमी रेस्ट में है,
एक आदमी यहाँ रेस्ट में, एक आदमी यहाँ रेस्ट में है, यहाँ पर एक इवेंट देख रहा हो, यहाँ पर 2 मिरर लगा हुआ है, एक ऊपर मिरर लगा हुआ है, एक नीचे मिरर लगा हुआ, यहाँ से एक लाइट पल्स चल रहा और ये लौट के वापस आ रहा। इस पूरे का लेंथ कितना दिया हुआ, L दिया हुआ। तो ये जो आदमी यहाँ पर है, इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, और ये पूरा सिस्टम जो है जिसमें कि यहाँ मिरर लगा हुआ और यहाँ पे मिरर लगा हुआ, ये क्या है, मिरर है। ये क्या है, लाइट पल्स, एक तो कोई भी लाइट पल्स चला, यहाँ से टकरा के वापस आ गया। तो ये जो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया होगा, कितना ट्रेवल किया होगा जाने में और आने में, टोटल डिस्टेंस 12 ट्रेवल किया होगा, ठीक है। वेलोसिटी तो लाइट का सी ही रहता है, तो टोटल टाइम कितना लगा हुआ, डेल्टा टी इसको मान लेते हैं। कोई दिक्कत, ये लाइट यहाँ से टकराया और यहाँ गया और फिर वापस आ गया। यहाँ 2 इवेंट है, इवेंट लाइट गोइंग अप एंड लाइट बाउंसिंग बैक, 2 इवेंट है। दोनों इवेंट के बीच का मतलब जाने और आने का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना आ गया, 12/c। ये अब मान लो एक ऑब्जर्वर फिर से यहाँ पर, अब इसके लिए मान लो ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, ये पूरा सिस्टम इस तरह से मूव कर रहा है इसके लिए। तो क्या होगा, ये जाते समय इस मिरर को यहां देखेगा, लेकिन जब तक ये यहां पहुंचेगा, ये जो आपका लाइट यहां से छूटा वो यहां पहुंचेगा, तब तक मिरर तो चूंकि यहाँ पर मिरर मूव कर रहा है लाइट की वेलोसिटी से, यहाँ पर पूरा सिस्टम लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर पर। अरे मिरर को मूव करा चाहे आदमी को मूव कराओ, क्या फर्क पड़ता है, आदमी ही इधर क्यों आता तब भी वही बात होता। तो जब तक पहली बार देखा, मान लो यहाँ पहुंचा, थोड़ी देर बाद देखेगा ये यहाँ रहेगा, तब तक डिस्टेंस में मूव कर जाएगा, और फिर लास्ट देखेगा पहुंचते पहुंचते। तो ये जो 2 इवेंट, ये जो पूरा इवेंट हुआ था एक ही जगह हुआ था, चूंकि इसके लिए पूरा इवेंट में लाइट कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया, देखो यहाँ गया फिर यहाँ आ गया, ठीक है। और ठीक, तो ऐसे में क्या है, अच्छा लाइट जो है, ये जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर रहा है, इसका घड़ी को मान लो ct डैश डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको मान लो ct डैश मान लेते हैं। टी डैश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके लिए क्लॉक का वैल्यू, चूंकि रनिंग है ना, रनिंग क्लॉक को हम टी डैश से दिखाते हैं, इसको टी डैश, इसका टी डैश हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहाँ से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, ये भी डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, तो जब तक ये टी डैश समय में लाइट यहाँ पहुंचेगा तो vt ये डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर लेगा, फिर अनदर vt डिस्टेंस इतना ट्रेवल करेगा। तो यदि हम लोग एक ट्रायंगल को देखें, मान लो इसी ट्रायंगल की हम बात करते हैं, मान लो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, आपको डेरिवेशन बस आप लोग के इंटरेस्ट में बता दे रहे हैं। सिर्फ इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर अगर ट्रायंगल लॉ आप लगाइएगा तो सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू रूट नहीं दे, हो जाएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ये लेंथ, जो कि लेंथ एल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग टी डैश स्क्वायर निकालें, थोड़ा सा एडजस्ट करके, ठीक है, सी को यहां से डिवाइड करते हुए, तो ये आपका आप डेरिवेशन करके देख सकते हैं, ये आ जाएगा एल बाई सी, है ना, एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 प्लस, को दिखाई देते सॉल्व करके, एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, आंसर आ जाएगा। अभी क्या करते हैं, इसको हम ऐसा लिखते हैं, टी डैश स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर, इसको इधर भेज देते हैं, ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, एक्चुअली ये भी टी डैश स्क्वायर है, एक स्टेप और बढ़े जाते हैं, इसको इधर भेज दो, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। यहां से सी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। यानी टी डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, है ना, बाय
सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना। अब इसको रूट को इधर भेज दो तो टी डैश इक्वल क्या हो जाएगा, एल, ठीक है, एल बाई सी इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये पूरा रूट आ जाएगा। ये तो हुआ सिर्फ एक टाइम ना, तो टी डैश यहाँ 2 बार हो रहा है, तो यहां से यहाँ का सिर्फ निकला टाइम, फिर यहां से यहां भी है, तो फिर 2 टाइम्स हो जाएगा ये। इसलिए अगर हम लोग डेल्टा टी डैश निकालें, देयरफॉर डेल्टा टी डैश निकालें, तो ये टी डैश का 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स यानी 2l बाई सी इंटू रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। लेकिन ये 2l बाई सी तो ऊपर डिराइव किए हुए हैं, ये डेल्टा टी था हम लोग का, रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आ गया वही डेरिवेशन, देख लो, ये हो गया प्रॉपर टाइम, ये हो गया इम्प्रॉपर टाइम। तो इम्प्रॉपर टाइम इक्वल टू, नहीं, ये एक डेरिवेशन आ गया हमारा। इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर कौन होगा आप लोग बताइए, इसमें कौन प्रॉपर है कौन इम्प्रॉपर है बताइए। इसमें देखिए डेल्टा, ये प्रॉपर होगा सर, क्योंकि इम्प्रॉपर टाइम्स बड़ा होगा ना, ये 2 टाइम्स होगा ना। हाँ तो इसमें बड़ा कौन है, डेल्टा टी डैश बड़ा है। इम्प्रॉपर टाइम प्रॉपर टाइम 2 टाइम्स होगा, डेल्टा टी डैश बड़ा होगा। ये देखिए डेरिवेशन का अंतर पड़ा, यहाँ पर डेल्टा टी डैश बड़ा है, जबकि पीछे जो हम डेरिवेशन किए थे यहाँ पर, यहाँ कौन बड़ा था देखो तो, ये उल्टा आ गया ना रिजल्ट, देख रहे हो, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी डैश बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर था, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, डेल्टा टी डैश आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या था, ये हमारा इम्प्रॉपर, ये हमारा क्या था, इम्प्रॉपर लेंथ था, डेल्टा टी इम्प्रॉपर था, जबकि यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा टी डैश इम्प्रॉपर हो गया और ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो इसलिए बोले थे कि डेरिवेशन अंतर पड़ सकता है, आपको मेनली इक्वेशन कंसंट्रेट करना। आप दोनों इक्वेशंस को देखिएगा एक बार सही से, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम ही चीज को डिनोट कर रहे हैं। 2 डेरिवेशन आप लोग इसलिए हम दिखा दिए ताकि आप लोग कहीं कंफ्यूजन ना हो बाद में कि ये डेरिवेशन देखें हम वो डेरिवेशन देखें। थोड़ा समय दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा डाउट सेशन कल हम शुरू में रखेंगे, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हैं कोई, नहीं सर ठीक। सर कितने क्लासेस इसमें कंप्लीट हो गए थे इससे पहले, एक सिर्फ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही ना हुआ था सर। हाँ एक सिलेबस क्लास का वीडियो था, एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्म, मेन क्लास तो आज ही हुआ है ना, न्यूमेरिकल क्लास में आज हाँ ही हाँ हुआ है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, आप लोग को नोट्स हम भेज देते हैं तुरंत, नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा, है ना। आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी भेजेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यस नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे, और हम लोग फिर परसों मिलते हैं। ठीक है सर।